नमस्कार, मैं संजय मग्गू हूं और इस समय आदमपुर का उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है और जहां मैं मौजूद हूं इसके बिल्कुल ठीक पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जनसभा होने जा रही है। काफ़ी भीड़ है और पंडाल सज चुका है, मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और स्टेज के बिल्कुल ठीक पीछे मेरे साथ बैठी है रीमन नैन जी। रीमन नैन हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रभावशाली सदस्य हैं। जिस समय हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चला उस समय एक महती भूमिका निभाई और इस चुनाव के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा एक अपनी भूमिका में है। नैन साहब, क्या भूमिका है संयुक्त किसान मोर्चा के इस चुनाव में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार तमाम 11 मांगों को लेकर के उन्होंने अपना एक पर्चा जारी किया, जिसके माध्यम से बताया कि पिछले लगभग 379 दिन जो आंदोलन चला उसके अंदर बीजेपी की जो कूटनीतियां हैं वो क्या रही और बीजेपी ने क्या रवैया किसानों के प्रति अपनाया, मजदूरों के प्रति क्या रवैया अपनाया और आम तबके के प्रति क्या रवैया अपनाया। तमाम उन 11 बातों को लेकर के एक पर्चा जारी किया और बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो 11 बातें हैं, क्या मुख्य बातें हैं उनमें? सबसे मुख्य बात तो यही है, तमाम 750 किसानों की शहादत को याद रखिएगा। लखीमपुर नरसंहार जो बीजेपी के लोगों ने करवाया था उसको याद रखना है। आदमपुर क्षेत्र के अंदर आज भी 3 स्कूल हैं, जैसे खैरमपुर के अंदर है, चूड़ी बागड़ियान के अंदर, चूड़ी कला के अंदर है, जिसमें बच्चे धरनों के ऊपर बैठे हैं। तमाम मनरेगा की बातों को लेकर के जिस तरीके से मजदूरी कापियाँ काटने की बात हुई वो सारी बातें उसके अंदर लिखी गई है और 379 दिन के अंदर सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति रहा मुख्य रूप से वो लिया गया है। रीमन जी, अगर मैं समझूं तो जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन था उसके बाद हरियाणा के अंदर ये दूसरा उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले एलनाबाद में उपचुनाव हुआ था और उसके बाद ये दूसरा उपचुनाव और उसके बाद दूसरा उपचुनाव ये आदमपुर में हो रहा है। एलनाबाद के अंदर आपका संयुक्त किसान मोर्चा अभय सिंह चौटाला के साथ था, आखिर वो असर क्यों नहीं दिखा? अभय सिंह चौटाला का जो जीत का मार्जिन था, उन्होंने किसानों के हित में कहने के लिए रिजाइन दिया था, इसके बावजूद उनका जो वोट परसेंटेज घटा था, वोट शेयर घटा था, उनका जो मार्जिन ऑफ गैप था वो घटा था। तो आखिर आप नहीं समझ पा रहे जनता को या जनता आपको नहीं समझ पा रही? देखिए, एक बात तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। एसकेएम हरियाणा की बात करूं या एसकेएम नेशनल एसकेएम की बात करूं मैं, उसने कभी भी किसी भी चुनाव में किसी का समर्थन नहीं किया, चाहे वो एलनाबाद का उपचुनाव रहा हो या वो यहाँ का चुनाव रहा हो आदमपुर का। एलनाबाद के अंदर कुछ पंचायतें रखी गई जिसके अंदर अलग अलग यूनियन ने अपना अपना प्रचार प्रसार अपने तरीके से किया। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी ने किसी का किया तो राकेश टिकैत जी ने किसी का किया, लेकिन एसकेएम ने बिल्कुल पब्लिकली कभी ये नहीं कहा कि आप उसका समर्थन कीजिए, उसका समर्थन कीजिए। एसकेएम हमेशा अपने एक ही स्टैंड पर रहा है कि आप बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ मत कीजिए, बाकी चाहे किसी को भी कीजिए। वो एलनाबाद की जो नाथुश्री चोपटा के ऊपर पंचायत हुई थी जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं, वो एक राकेश टिकैत जी ने अपने संबोधन के माध्यम से कहा था कि जो यहाँ से झोला खाली करके गया है उसी का भर दीजिए। वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे, ना कि एसकेएम के, और उसको एसकेएम से ना तो हमने कभी जोड़ा है और ना ही हम कभी जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी आप अभी भी कह रहे हैं कि एसकेएम एक मांग कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। आपका 11 सूत्रीय एक पर्चा आपने जारी किया है जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी को वोट ना दें। किसको वोट दें फिर? वोट उसको दीजिए जो लगा है, उसको मत दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ जो यहाँ से उठ करके सीधा विधानसभा चंडीगढ़ में जा बैठे और चंडीगढ़ में जाने के बाद वो अपने गृह क्षेत्र उसी को बना ले। आप उसको दीजिए जो आपके बीच में रहता है, जो हमेशा आपके सुख दुख में काम आता है और आपको ये लगता है कि आपके आदमपुर क्षेत्र का जो पिछले सालों से विकास बिगड़ा हुआ है वो करवा सकता है। किसी का समर्थन करने के लिए हमने पर्चा नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि प्रचार प्रसार जो हम करते हैं वो आम जनता के हित के लिए करते हैं। सभी के सुख दुख को देखते हुए, सभी की मांगों को देखते हुए, उन तमाम मुद्दों को देखते हुए हम कर रहे हैं। मैं कल से आदमपुर में हूँ। अभी आपने कहा कि उसको वोट ना दें कि जो दिल्ली जाके बैठ जाए या विदेश जाके बैठ जाए। लोग कह रहे थे एक दिल्ली अगर जाके बैठ जाएगा, दूसरा कैथल जाके बैठ जाएगा, तो लोग किसके पास जाएंगे आदमपुर के आखिर फिर? देखिए, यही तो बात है। हम सिर्फ पार्टी को देखते हैं और पार्टी के माध्यम से तमाम उन लोगों को देखते हैं जो चेहरे हमारे सामने आते हैं। जिस दिन क्षेत्र के लोग, जिस दिन आम आदमी ये समझ जाएगा कि कौन आपके हमेशा साथ में रहता है, कौन। अब देखिए, किलायत से जेपी जी यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने ये कहा कि मेरा तो यहाँ से पुराना रिश्ता है, मेरे लोग यहाँ पर हैं, मैं उनके सुख दुख को बटाना चाहता हूँ। उसी तरीके से भव्य बिश्नोई जी कह रहे हैं, उसी तरीके से अभी जो दल बदल की राजनीति, समाज सेवा का चस्का लोगों को इतना लगा हुआ है कि समाज सेवा करने के लिए दल तक बदलना पड़ जाता है। तो उन तमाम बातों को देखते हुए सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि
आम जनता के बीच में कौन रहेगा? एसकेएम पे दोबारा वापस आऊँगा। अभी आपने बात छेड़ी है दल बदल की। 4 प्रत्याशी हैं आदमपुर में। भव्य बिश्नोई भी दल बदल करके आए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दल बदल कर आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं कूड़ाराम, वो भी दल बदल के आए हैं। और अगर हम कहें तो जो जेपी हैं वो दल नहीं बदल के आए, तो दिल बदल के आए हैं। कभी कैथल, कभी कलायत, कभी आदमपुर। आखिर जनता किसको चुने? यही तो दिखते हैं, जनता पार्टी को चुनती है। जिस दिन जनता पार्टी को छोड़ करके कैंडिडेट्स को चुनना पसंद करेगी, उस दिन क्षेत्र का विकास होने लगेगा। अब हम हाथ के साथ चलते हैं, हम कमल के साथ चलते हैं, हम एक तरीके से दूसरे निशानों के साथ चलते हैं। पार्टियों को छोड़ करके हमें चलने की ज़रूरत है उस आदमी के साथ जो हमारे क्षेत्र का है, जो हमारे क्षेत्र में रात दिन हमारे साथ रहेगा, हमारे उन तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ चलेगा। जिस दिन हम इन पार्टी को छोड़ देंगे तब जाकर के भला होगा। और ये बात, इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 सालों से हमने करने का प्रयास किया है कि आप निशान को और पार्टी को छोड़ करके आप ये मत देखिए कि किस पार्टी की हवा है, आप ये देखिए कि आप किसकी हवा बना सकते हैं और आपके क्षेत्र का जो व्यक्ति आप उसको किस तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। वापस आ रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चा पर। अभी आपने लखीमपुर खीरी का जिक्र किया था। लखीमपुर खीरी के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ इस बड़ा मुद्दा था लखीमपुर खीरी पूरे चुनाव में, और भाजपा को मेजोरिटी मिली। सीटों में कोई फर्क नहीं आया। क्या कारण है? मैं आपसे वही दोबारा सवाल है कि क्या आप लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं या लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, यूपी की मैं जहाँ तक बात करती हूँ, हमारा तो ये एक फ़र्ज़ कहती हूँ मैं बनता है कि हम जिस तरीके से पार्टियाँ, उनको पता है कि आप हारोगे लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अग्रिम बधाइयाँ जीत की, उसी तरीके से हम इस चीज़ को ये लेकर के चलते हैं। हम 101% विश्वास के साथ ये लेकर के चले थे कि बीजेपी को जो यूपी का चुनाव है वो हरवाना है, और बाकी चाहे कोई भी सरकार बने, जिसके ऊपर एसकेएम ने एक तरीके से मैं कहूँगी ताज रखा था। किसान आंदोलन के अंदर हम सिर्फ फेस देखते थे कि फेस यूपी का है, लेकिन काम पंजाब और हरियाणा के लोग कर रहे थे। आपको भी इस चीज़ का पता है कि चलते आंदोलन के अंदर यूपी के अंदर एक लखीमपुर की घटना को छोड़ करके बाकी किसी जगह आंदोलन नहीं दिखा। किसी जगह टोल नाकों की जब मैं बात करूं, धरणों की मैं बात करूं, हरियाणा और पंजाब ने मेहनत की, फेस यूपी लेकर के आया था। इसका कारण ये रहा कि यूपी के अंदर हमें जो है एसकेएम के जो प्रयास हैं वो थोड़े बहुत असफल रहे, सफल भी रहे कहीं ना कहीं परसेंटेज की जब बात करें तो। इस मामले में मैं ये देखती हूँ कि यूपी के अंदर आंदोलन नहीं था, यूपी सिर्फ चेहरा था आंदोलन का। जी, एसकेएम पे एक बात और कहूँगा, जब अभी आपने बात छेड़ी यूपी की और पंजाब की, कहा यह जाता है कि हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के आदमी को, चाहे वो यूपी के थे चाहे वो पंजाब के थे, सभी ने इस्तेमाल किया। हरियाणा के किसान नेताओं को अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी ही, नरेश टिकैत जी ने पत्थर से उद्घाटन करवाया माननीय अजय सिंह चौटाला जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जजपा के, और उन्होंने बताया कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है। यूपी के लोग, चाहे वो जाट आरक्षण की मैं बात करूं, चाहे किसान आंदोलन की बात करूं, हमेशा हरियाणा और पंजाब को एक तरीके से वो कहते हैं कपट की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारा 3 पीढ़ियों का नाता है। और देवीलाल परिवार से जब हरियाणा की बात करें कि हरियाणा की नींव ही देवीलाल परिवार रहा है, तो आप हमारे नाते को ठुकरा करके, हमें एक तरीके से रास्ता भटका करके आप वहाँ पर अपना 3 पीढ़ियों का नाता देखते हो। तो यूपी के लोगों ने हमेशा ही छला है, मैं तो कहूँगी हरियाणा के लोग, और हरियाणा के अपने लोग इतने भोले बाड़े हैं, वो अगर उनको ये दिख जाए ना कि ये चीज़ गलत हो रही तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाना शुरू कर देते। वो ये नहीं देखते कि नेतृत्व कौन कर रहा है। हमारे हरियाणा के अंदर इतने नेता थे, चाहे गुरनाम सिंह सढूनी जी की बात करूं, मैं राकेश टिकैत जी की बात करूं, अभिमन्यु कुहाड़ जी की बात करूं, या फिर और भी तमाम नेता, सुरेश कोच जी की मैं बात करूं, तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनका साथ हमें देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को जब कोई बीच में फंसाने वाला आ जाता है ना, तो बहुत जल्दी आपस में घुल के मरना शुरू। मतलब आप भी मानेंगे हरियाणा के लोगों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, हर जगह पर किया गया। हरियाणा के लोगों का इस्तेमाल पीछे दुष्यंत ने किया कि मैं जमुना पार इनको भगाऊंगा ये कह करके, और इसकी झोली में जाकर के वो बैठे। चलिए, 3 पीढ़ी की बात की थी आपने भी। उत्तर प्रदेश के अंदर टिकैत साहब के अजय सिंह गए थे, तो आपने कहा 3 पीढ़ी का बात कहा टिकैत साहब ने। अब आपके आदमपुर में 3 पीढ़ी इकट्ठी हो गई हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार और चौधरी भजनलाल का परिवार, तीनों पीढ़ी आमने सामने चुनाव लड़ती रही। चौधरी देवीलाल चौधरी भजनलाल के सामने चुनाव लड़े, अजय सिंह चौटाला कुलदीप जी के सामने चुनाव लड़े, और दुष्यंत भव्य के सामने लड़े। अब ये तीनों पीढ़ी इकट्ठी है। देखिए,
पहले तो मैंने कहूँगी कुर्सी की जो चसक है वो हर आदमी, देवीलाल जी कया कर दे उस समय पे, हम तो खैर छोटे थे, हमारे दादा परदादा हमने बताया कर दे कि देवीलाल ये कया करते कि जो राजनीतिक धूल है ना वो इतना काम कर है, जितना आप लोगों की आंखों में झोंकते जाओगे लोग उतना ही आपके पिछलगू बनते जाओगे, लोग आपके पिछलगू बनते जाओगे। और ये बात आज सच साबित हो रही है। दुष्यंत चौटाला जी जब कल यहाँ अपना प्रचार प्रसार बाड़समंद के अंदर करके गए तो लोगों की तरफ साफ साफ इशारा करके गए कि लोहा गर्म है, एक चोट दे दीजिए। यानी कि वो अपने समर्थकों को क्या कहना चाह रहे हैं वो आप कौन सी चोट, कौन सी चोट? फिर वो एक तरीके से अपने हाथ को ऊपर उठा करके कहते हैं कि आप बातों को समझिए। 2 दिन पहले ही मैं एलनाबाद में गया था और 2 दिन पहले ही मैं बड़ौदा में गया था और 2 दिन पहले ही मैं आदमपुर में आ रहा हूँ। और आप जब अपना वोट करें तो लोहा गर्म है और उसकी चोट जरूर कीजिएगा। इसका मतलब वो सीधा सीधा बीजेपी के साथ, जब जेजेपी ही ठीक ठाक तरीके से नहीं है, एक तरीके से ड्रामा, राजनीतिक ड्रामा और कुर्सी का ड्रामा करने का ये प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। जजपा की जहाँ मैं बात करती हूँ, तीसरा उपचुनाव है। तीसरे उपचुनाव में चाबी के निशान पर कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है। जब कोई पार्टी अपने निशान पर चुनाव लड़ना बंद कर देती है, इसका मतलब उस पार्टी का आधार जो है वो बिल्कुल नहीं बचा है। जी चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल आता है संयुक्त किसान मोर्चा पर। हमेशा खासकर भाजपा और जजपा के लोग जो सत्ता में हैं आजकल, वो कहते हैं कि अब कांग्रेस का टूल बन गए हैं। अब हर चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस के टूल के रूप में काम करता है। चाहे वो एक इलाहाबाद को अगर छोड़ दें तो चाहे वो बड़ौदा था या चाहे अब आदमपुर में चुनाव हो रहा है, जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या टूल तो नहीं बन गए? बड़ौदा का जब चुनाव हुआ तो बड़ौदा के चुनाव से पहले बाकायदा एक महापंचायत रखी गई। उस महापंचायत के अंदर तमाम पार्टियों के लोगों को इनवाइट किया गया, चाहे उसके अंदर योगेश्वर दत्त हो, इंद्राज भालू हो या फिर और भी पार्टियों को, चाहे वो इनेलो से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, किसी से भी हो। हमने बाकायदा एक मंच लगाया और मंच के ऊपर उन तमाम नेताओं को न्योता दिया कि आइए, जनता आपसे सवाल करेगी, आप उनका जवाब दीजिए। तो वहाँ पर सीधे सीधे हमारे जो ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त जी, उन्होंने यही कहा कि आप लोग हमें क्यों लोगों से पिटवा रहे हो, क्यों सवालों के अंदर उलझा रहे हो। जब जनता के जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई, इसका मतलब बीजेपी बड़ौदा के लोगों, बड़ौदा जो क्षेत्र है उसके लोगों की गुनहगार थी कहीं ना कहीं, इसलिए वो शामिल नहीं हुई। एलनाबाद का जहाँ जिक्र आपने किया तो एलनाबाद के अंदर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं मेरे ख्याल से एसकेएम किसी एक के साथ खड़ा हुआ हो। बात करती हूँ मैं आदमपुर उपचुनाव की। हम घर घर, गाँव गाँव, गली गली गए हैं, चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो, बड़े से बड़ा गांव हो। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप फलां को वोट दीजिए, फलां को वोट दीजिए। हमने सिर्फ एक ही बात रखी, ये पर्चा है, जब भी आप वोटिंग करो तो वोट करने से पहले इस पर्चे को जरूर पढ़ना और अपने भविष्य को देखते हुए आदमपुर के उपचुनाव में आप वोट करना। हमने पर्सनली किसी भी इंसान से ये नहीं बोला कि आप उसको वोट डाल दीजिए, उसको वोट डाल दीजिए। हमने सिर्फ ये किया, बीजेपी और जेजेपी को वोट मत डालिए, जैसा आपका मन करे और जहां आपका मन करे वहां डाल दीजिए। हमें पर्सनल रंजिश हमें कुलदीप बिश्नोई जी से भी नहीं है। पीछे कांग्रेस से चुनाव लड़ा, हमने तब विरोध नहीं किया। उसके पहले उसने बीजेपी से जो चुनाव लड़ा था, हमने तब भी विरोध नहीं किया। हमें बीजेपी की कूटनीतियों से विरोध है, हमें उनकी रणनीतियों से विरोध है जो वो जनता को बरगलाने के लिए बना रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका केवल एक मोटो है, एक लक्ष्य है कि बीजेपी और जेजेपी को लोग वोट ना दें। देखिए, लोग कब तक लोग इनकी सुनेंगे। दुष्यंत चौटाला जी आज डिप्टी सीएम हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी कभी सीएम थे और उनके परदादा कभी इस देश के ऊपर राज किया करते थे। धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक चलता रहेगा कि पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे, उसके बाद प्रदेश के अंदर छोटी मोटी क्षेत्र की जो कमान है वो कुलदीप बिश्नोई ने संभाली, अब भव्य बिश्नोई। तीसरी पीढ़ी को तैयार करना। अब लोग अंधे नहीं हैं, लोग जाग चुके हैं और एक तरीके से परिवारवाद की राजनीति को पिछेड़ना चाहते हैं। मतलब यहाँ थोड़ा विरोधाभास है। संयुक्त किसान मोर्चा आखिर क्या चाह रहा है? परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना है, तो फिर तो मोदी जी लेके आए हैं, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है वो तो। देखिए, मोदी जी लेकर के आए हैं। अमित शाह की मैं जहाँ बात करती हूँ तो अमित शाह ने, जो आदमी कभी किसी ने क्रिकेट का कह नहीं जाना, क्रिकेट का सी नहीं जाना, आज वो आदमी उन चीज़ों का मैं कहूँगी कि जनरल सेक्रेटरी बना फिरता है।
तो परिवारवाद तो धक्के से इन्होंने ही उसके अंदर फंसाया है। बेशक से वो आज निसंतान हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं मोदी। मनोहर लाल जी भी हरियाणा में और मनोहर लाल जी अकेले हैं, आप बराड़ा को देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति के अंदर अपने बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप ब्रिजेंद्र जी को देख लीजिए, सांसद खुद ने कहा कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ और मेरे बच्चे को जो है वो राजनीति की तरफ अग्रसर करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जो बीजेपी के अंदर है और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, अच्छी शुरुआत है भी। अगर परिवारवाद की राजनीति से वाकई अगर मुक्ति मिलती है तो मैं समझता हूँ कोई भी आदमी आगे आ सकता है, और मैं भी आ सकता हूँ और आप भी आ सकते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या उम्मीद है संयुक्त किसान मोर्चा के इस चुनाव से? उम्मीद हमें यही है कि जो मेहनत संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है वो रंग लाएगी और आदमपुर जो है वो एक नई दशा और दिशा की तरफ बढ़ेगा। एक परिवारवाद की राजनीति से कह लीजिए या किसान आंदोलन के दौरान जो अत्याचार इन्होंने किए, तो इनको भी ये लगेगा कि अगर कोई भी काम करना है तो सबसे पहले भाई किसान के मुद्दों को जरूर ध्यान में रखिए, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। आदमपुर की जनता आदमपुर की दशा और दिशा बदलने के लिए तैयार है। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे साथ रिमन नैन, जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव पर, संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति पर, देश में किसानों की अवस्था पर, देश के राजनीतिक मुद्दों पर और सभी हालात पर बड़े खुलकर चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा की आदमपुर उपचुनाव में क्या रणनीति है, इसके बारे में भी खुलकर बताया। और इसके साथ साथ इन्हें उम्मीद है कि आदमपुर से के उपचुनाव से एक नया रास्ता खुलेगा। वो रास्ता कैसा होगा, यह तय तो आदमपुर की जनता करेगी, जो कि 3 तारीख को मतदान करेगी और 6 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना के बाद तय हो जाएगा कि आदमपुर एक रिवायत नई बदलेगा या पुरानी रिवायत पर चलेगा। इसी प्रकार के अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए देश रोजाना के साथ, देखते रहिए हमें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।